हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स के बारे में। जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में जानने से पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चों को पहले यही समझ में नहीं आता कि व्हाट इज़ प्रोकैरियोट, व्हाट इज़ यूकैरियोट, और जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, चलिए रिवीजन हो जाएगा उनका। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज द सेलुलर पार्ट, यानी कि हमारा जब ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन हो रहा था, देन इस पूरे ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में। सबसे पहले ए सेलुलर पार्ट एंड सेकंड इज द सेलुलर पार्ट। ए सेलुलर पार्ट, ए वर्ड होता है नॉट के लिए, यानी कि जिसके अंदर वो चीज नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो क्या कहलाएगा? आपका ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म या ए सेलुलर कोई भी जो है सिस्टम है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमारे नेचर में ए सेलुलर पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है? वायरस है। वायरस को हम ए सेलुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा सेलुलर जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर आप एक सेल को इमेजिन करें तो आप सेल को क्या इमेजिन करेंगे कि भाई किसी ऐसी चीज होगी जो कि किसी से सराउंडेड होगी और इसके अंदर न्यूक्लियस जैसा होगा, ये यहाँ पर ये मटेरियल साइटोप्लाज्म बिखरा होगा, ये क्रोमोसोम होगा अंदर न्यूक्लियस के। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों ने छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है 12th तक। ठीक है, लेकिन वायरस के अंदर ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है। इसके अलावा वायरस अगर हम बात करें तो वायरस जब तक लिविंग सिस्टम में नहीं जाता वो एज ए डेड की तरह ही काम करता है। तो वायरस क्या है? वायरस एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और इसीलिए इसको ए सेलुलर पार्ट में डाला गया है। क्योंकि वायरस को अगर हम देखें तो उसके अंदर एक प्रोटीन का कैप्सिड होता है और एक जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि ये आउटर मोस्ट कैप्सिड हो गया और ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, है ना, ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया। ये चीज इसके अंदर होती है, तो इसीलिए हमने इसको किसके अंदर डाला है? ए सेलुलर पार्ट, यानी वायरस को हमने डाला है ए सेलुलर पार्ट में। एंड वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेकिन जो सेलुलर पार्ट है, सेलुलर पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट वर्ड और यूकैरियोट वर्ड किससे बना है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट टर्म जो दी गई थी, ये दोनों ही टर्म दी गई थी एडवर्ड चिटन या चाइटन, एक साइंटिस्ट का नाम था, है ना, वर्ड गिवन बाय, है ना। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों ही वर्ड को जो है, दोनों टर्मिनोलॉजी एक एडवर्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रो वर्ड रिप्रेजेंट करता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव टाइप का, यानी पुराना, और कैरियन वर्ड आया है नट या कर्नेल से, यानी कि जो खोल है। ठीक है, तो यानी कि और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियस के लिए। तो यहाँ पर ऐसा चीज जिसके अंदर पुराना न्यूक्लियस है, और यूकैरियोट जिसके अंदर यू मीन्स होता है ट्रू या डेवलप्ड, और कैरियन मीन्स सेम नट और कर्नेल या न्यूक्लियस, यानी जिसके अंदर डेवलप्ड काइंड का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे हम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, और जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन फाइनली न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, इसलिए हमें न्यूक्लियस तक पहुंचना जरूरी है, उसके बाद ही तो हम डीएनए क्रोमोसोम इन पे पहुंचेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट को प्रिमिटिव क्यों किया गया, ऐसा इनके न्यूक्लियस ने क्या कर दिया कि इसको हमने प्रिमिटिव कैटेगरी में डाला है। अगर हम प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल देखें तो प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, या कई सारे आर्की बैक्टीरियाज जो हैं, है ना, ये बैक्टीरियाज के पूर्वज हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर आउटर स्ट्रक्चर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ रखा है, नहीं तो वहाँ पे मैंने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया हुआ है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, आप बैक्टीरिया स्ट्रक्चर डालेंगे तो वहाँ MS साइंस एकेडमी वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर इनकी जो है सेल कवरिंग होती है, सेल कोट होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि कोई न्यूक्लियस की जैसी सराउंडिंग नहीं होती है। तो
तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ सराउंडेड, कहाँ बिखरा हुआ रहता है, वो बिखरा हुआ रहता है इन साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ रहता है, ठीक है। जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स क्या जो समझ में आ गया, तो प्रोकैरियोट समझ में आ गया। प्रो, इनके न्यूक्लियस को हमने प्रो इसलिए बोला है क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है वो है ही नहीं, या ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो सेलुलर मटेरियल के साथ एम्बेडेड है या सेलुलर मटेरियल में ही फंसा हुआ है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं। जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और न्यूक्लियस किससे सराउंडेड रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से इन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोट। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक और चीज होती है, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं मिलते। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मतलब कि ऐसे सेल ऑर्गेनल जो कि मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे आपका गोल्जी बॉडी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो हैं, ये सारे नाम आपने सुने हुए होंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन सेल बाउंड और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। तो कई सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं, वो हम बाद में समराइज करेंगे पूरा का पूरा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस में, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल चीजों की जो इस टॉपिक की वजह से आपके दिमाग में आया होगा। यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो सबसे पहले बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भाई जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है क्या। जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन जीन का सिस्टमैटिक वे के में रिप्रेजेंटेशन को हम जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जीन का, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, जीन का सिस्टमैटिक वे के अंदर रिप्रेजेंटेशन जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और ये जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर जीन यानी डीएनए के साथ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के एसोसिएशन से बनता है, जिसे हम कुल मिला के क्रोमोसोम वर्ड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इन सेल डीएनए इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स एंड ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज एसोसिएटेड प्रोटीन एंड ईच डीएनए मॉलिक्यूल एंड इट्स एसोसिएटेड प्रोटीन इज कॉल्ड ए क्रोमोसोम, ठीक है, समझ में आया है। तो कोई भी जीन का जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन उसके जेनेटिक मटेरियल का सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंटेशन है, और उसका सिस्टमैटिक वे क्या है रिप्रेजेंटेशन का, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ही उसमें डीएनए को प्रोटीन के साथ बाइंड करके एक कॉम्पैक्ट वे में प्रेजेंट करता है। अब यहां पर एक चीज आ रही है कि हमने ये कहा है कि डीएनए और डीएनए को ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत थी, यहां पर उसको ऐसे पटक देते भाई जेनेटिक। अच्छा, एक और चीज, एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन या जेनेटिक मटेरियल से होता क्या है। जेनेटिक मटेरियल आपके जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो आपके हर एक कैरेक्टर को, यानी आपकी बॉडी में कौन सा एंजाइम बनना है, कौन सा प्रोटीन बनना है, क्या हार्मोन बनना है, किस लेवल का बनना है, इवन जेनेटिक जो है जेनेटिक लेवल आपके कई सारी डिजीजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वो चीज समझ में आ गई। अब हम ये कह रहे हैं कि जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि डीएनए को प्रोटीन के साथ बाइंड किया गया है। तो ऐसी क्या जरूरत हो गई कि डीएनए को प्रोटीन के साथ बाइंड किया गया, तभी जाके वो स्टेबल हो पाया, या तभी जाके वो एक प्रॉपर जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर पाया, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, तो मैंने कहा कि अगर मेरे दिमाग में आया तो आप लोगों के दिमाग में भी आना चाहिए। तो क्वेश्चन है, व्हाई डीएनए इज पैक्ड इनटू द क्रोमोसोम। भाई हमने ये कहा कि डीएनए को पैक किया जाता है क्रोमोसोम में, और वही उसका जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्यों किया जाता है, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी। तो इसमें यह है कि जो डीएनए है, डीएनए एक तरीके का जो है ये कह सकते हैं कि डीएनए एक अनस्टेबल फॉर्म है, ठीक है। और डीएनए, अच्छा डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की मैं फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ, है ना, यह लिख देती हूँ। वैसे तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे।
डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। और आरएनए की बस राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी वाला वर्ड मत डालिएगा इसमें, सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड डालिएगा, ठीक है। अब यहां पर जो डीएनए है या किसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल अगर आरएनए भी है, जैसे कई वायरसेस में होता है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म है। और अगर ये सिंपल डीएनए अगर सेलुलर मटेरियल के साथ पड़ा रहेगा या इवन न्यूक्लियस के साथ भी पड़ा रहेगा तो ये डैमेज हो सकता है कई सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू। समझ में आ रहा है? यानी कि जो न्यूक्लियस के एंजाइम्स हैं या जो आपके साइटोप्लाज्म के एंजाइम्स हैं वो उसको डिग्रेड कर देंगे। तो डीएनए को प्रोटेक्शन डैमेज से बचाने के लिए उसको किसके साथ एसोसिएट किया जाता है? स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। नाउ कम नेक्स्ट फॉर्म कि अगर डीएनए को सिर्फ ऐसे ही रहने दिया जाए तो वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अगर हम ये देखें कि एक सेल की जो है लंबाई चौड़ाई या एक सेल का कितना मेजरमेंट होता है, 1 माइक्रोन मीटर 2 माइक्रोन मीटर, इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा? उतने से एरिया में जो है बहुत सारे डीएनए को आपको रखना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? आपको कॉम्पैक्ट वे में डालना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए कि सपोज दैट कि आपके पास एक छोटा बॉक्स है, ठीक है, और मैं आपको 2 मीटर धागा देके कहती हूं कि इस बॉक्स के अंदर डालो, ठीक है। एक थोड़ा सा आपका ज्योमेट्री बॉक्स है इस टाइप का, ये मान लो जैसे कोई बॉक्स है। अब मैंने आपको कहा कि मैंने आपको 2-3 मीटर रस्सी दे दी और कहा कि अब इस बॉक्स के अंदर रखो, तो आप क्या अगर उसे सीधा खुला रखोगे तो उसको ऐसा सीधा स्ट्रेट रखोगे तो क्या रख पाओगे? क्या उसे नहीं रख पाओगे आप। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उसको आप ऐसे ऐसे घड़ी कर दोगे, गोला बना दोगे या उसको जो है कॉम्पैक्ट कर दोगे। तो सेम उसी तरीके से इतने से सेल के अंदर इतने बड़े डीएनए को अगर आप एक सेल के डीएनए को नापें तो वो करीबन 2 मीटर का आता है, ठीक है। तो वो कॉम्पैक्ट वे में तभी प्रेजेंट हो सकता है जब वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ हो, तभी जाके वो बड़ा सा डीएनए उस कॉम्पैक्ट फॉर्म में आएगा और जिसके बीच बीच में प्रोटीन्स लगे रहेंगे, ठीक है, जिसके बीच बीच में प्रोटीन्स लगे रहेंगे और उसकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी? स्टेबल बनेगी। उनकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? स्टेबल बनेगी और वो डैमेज नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी। समझ में आ रहा है? इसके अलावा ये जो स्टेबिलिटी होती है, इसी स्टेबिलिटी की वजह से जो पैक्ड डीएनए होता है वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर पाता है। यानी कि वो ऐसा डीएनए अगर जो खुला है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। एक सेल से जब 2 सेल बनेंगी तो वहां पर डॉटर सेल में, यानी कि जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनेगी तो इन डॉटर सेल में वही डीएनए जा पाएगा जो कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? तो डीएनए का सेल डिवीजन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर के लिए भी उसका कॉम्पैक्ट वे में प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी जाके वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर पाता है। अब हम बात कर लेते हैं, आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसा जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है और यूकैरियोट्स के अंदर कैसा जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या बेसिक चीजें हैं जो कि हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने बात कर लिया कि प्रोकैरियोट क्या है, यूकैरियोट्स क्या हैं, क्यों जो है डीएनए के अंदर पैकेजिंग होनी चाहिए, क्यों डीएनए को कॉम्पैक्ट फॉर्म में होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का ऑर्गेनाइजेशन होता कैसे है, ठीक है। जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन, और जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज़रूरी है वो भी हमें पता है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हमने क्या दिए? जैसे बैक्टीरिया है, आपका आर्की बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम हमने क्या बताया था आपको? हमने बताया था दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मैं यहाँ पे बताती, ये तो मैंने डिफरेंस लिख दिया है यहाँ पे पहले। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स या अगर बैक्टीरिया की सेल देखें आप
तो जो डीएनए होता है वो ऐसा सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। इसके अलावा इनका जो क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड होता है। क्रोमोसोम देखिए, क्रोमोसोम को मैंने क्या कहा आपसे कि क्रोमोसोम जो होता है वो बेसिकली क्या है कि डीएनए प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो डीएनए प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हमने क्रोमोसोम कहा है। और अगर एक सेट क्रोमोसोम का मौजूद है, सपोज दैट कि जैसे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर, 23 पेयर, यानी कि टोटल 23 पेयर मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, यानी कि 23 पेयर मौजूद हैं, जोड़े मौजूद हैं हमारी हर सेल में। हमारी हर सेल में जो है 23 पेयर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन जो क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोट में, वो अगर पेयर की फॉर्म में ना हो, मतलब कि सिंगल सिंगल हो, नंबर में कितना ही हो लेकिन पेयरिंग नहीं हो, तो वो चीज क्या कहलाती है? हैप्लॉइड क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है कि अगर हम जैसे हमारी बॉडी में 23 पेयर हैं और यानी कि 46 हैं, और 46 में से हम 23 अलग कर दें, 23 अलग कर दें, तो वो जो सेल बनेगी वो हैप्लॉइड सेल बनेगी। लेकिन अगर हम पेयरिंग कर दें, जैसे ये है, ये जैसे क्या हो गया? पेयरिंग हो गई, है ना। तो ये चीज क्या कहलाएगी? डिप्लॉइड नंबर। लेकिन अगर यहां पर हम इसको कर दें तो ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम है। नंबर में 1 नहीं होना चाहिए, ये कंफ्यूज मत होइएगा। हैप्लॉइड मतलब नंबर में 1 नहीं है, हैप्लॉइड मतलब की है कि पेयर में सिंगल है वो, ठीक है। वो नंबर में कितना भी हो सकता है। जैसे अब 23 पेयर, जैसे 46 क्रोमोसोम 23 पेयर में है तो वो डिप्लॉइड नंबर हो गया। लेकिन अगर हर सेल में हम 23 कर दें तो उसमें पेयरिंग गायब हो गई, तो वहां पर हमने क्या कह दिया? हैप्लॉइड क्रोमोसोम। समझ में आ गया? यानी कि ऐसे ये देखिए, ये जैसे एक सेल के अंदर ये ऐसा है, ठीक है, तो ये डिप्लॉइड सेल हो गई। अब मैंने क्या किया कि पेयर का एक एक मेंबर गायब कर दिया, ठीक है, और ये सेल क्या रह गई? ऐसी। तो ये सेल कैसी हो गई? हैप्लॉइड सेल। समझ में आ गया? क्रोमोसोम नंबर में 2 है तो आप बोलोगे कि ये पेयर में हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये पेयर का एक मेंबर ही मौजूद है तो वो हैप्लॉइड कहलाएगा। क्योंकि बच्चों को आप कहेंगे कि मैडम आप हैप्लॉइड डिप्लॉइड पे क्यों इतना जोर दे रही हैं? क्योंकि बच्चों को ये टर्म समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो यहां पर प्रोकैरियोट्स के अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा या तो हो सकता है कि एक सेल में एक ही क्रोमोसोम हो, या हो सकता है मैनी क्रोमोसोम भी हो, ठीक है। डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अच्छा, डीएनए के अंदर हमने कहा था कि जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन में डीएनए के साथ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट क्यों होते हैं? हमने कहा कि स्टेबिलिटी चाहिए, ये सब चाहिए। इसके पीछे एक और रीजन है जो मैंने रोक रखा था। देखिए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या थी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये जो एसिड है, यानी कि डीएनए अपने आप में क्या है? एसिड है। और एसिड की एसिडिटी को रिड्यूस कौन करेगा? बेस। ये ध्यान रखिए, यानी एसिड मतलब होता है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे, एसिड मतलब अम्ल, और बेस मतलब है क्षार, है ना, अम्ल और क्षार। तो अम्ल को क्षार ही उदासीन करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो बेस जो है वो यहां पर कौन हो जाएगा? प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन कैसे होने चाहिए नेचर में? बेसिक होने चाहिए, क्षारीय होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो समझ में आया आपको कि उस डीएनए की एसिडिटी को रिड्यूस करने की वजह जो है, रिड्यूस करने के लिए ही जो है यहां पर क्या हो जाता है कि वो जो हिस्टोन है, उस हिस्टोन जो प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स जो क्या करते हैं? डीएनए की एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है। अब यहां पर ये जो प्रोटीन्स हैं वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। नॉन हिस्टोन क्या होता है? हिस्टोन एक तरीके का बेसिक प्रोटीन है जो कि प्रोकैरियोट्स की जगह यूकैरियोट्स में मौजूद होता है। यानी कि डीएनए की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो प्रोटीन है वो कौन सा है? हिस्टोन। लेकिन प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन नहीं होता। लेकिन तो हिस्टोन नहीं होता तो क्या उसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज नहीं होगी? क्या
होगी। तो लेकिन यहाँ पर कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, वो होते हैं पॉलीअमीन्स, यानी अमीन ग्रुप के मेंबर होते हैं। अमीन ग्रुप पता है आपको, NH2, और NH2 जो होता है उसके अंदर उसका नेचर होता है बेसिक नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉलीअमीन्स होते हैं जो कि डीएनए की एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंस ये हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, ये चीज समझ में आ गई, इसको हटा दूं मैं। तो यहां पर क्या हो गया है कि डीएनए को डीएनए जो है, एक मिनट है ना, हाँ, यहां पर ये जो डीएनए है वो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में मौजूद होता है, यानी कि ये देखिए इसको, ये इस तरीके से ये सर्कुलर फॉर्म में मौजूद होता है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर इसके बीच बीच में इस सर्कुलर फॉर्म में जो पॉलीअमीन्स प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो पॉलीअमीन्स होते हैं, पॉलीअमीन्स के साथ डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या कहलाता है, वो मिला के न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम, ठीक है। दिस कॉम्पैक्ट मास ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया कि यहां पर जो डीएनए है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यानी कि कुछ पॉलीअमीन्स के साथ एसोसिएटेड रहता है और वही उसकी एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं और सर्कुलर शेप में रहते हैं। इस तरह की जो कॉइलिंग होती है वो कहलाती है प्लेक्टोनीम टाइप की कॉइलिंग, ठीक है। इसके अलावा जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए से डीएनए का बनना, ठीक है। और ये कब होता है, जब सेल डिवीजन होता है। तो आपने देखा होगा बैक्टीरिया जो है वो फटाफट ग्रो कर जाता है। भाई रात को आपने दही जमाया, सुबह तक दही जम गया, मतलब इतना लैक्टोबैसिलस उसमें ग्रो कर गया, ठीक है, मतलब कि नंबर बढ़ गया उसका, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि एक सेल से दो से चार, चार से आठ, ये फटाफट बन रही है। और अगर सेल बन रही है तो उसके साथ उसका जेनेटिक मटेरियल भी बनेगा। तो यहां पर इनका जो रेप्लिकेशन होता है वो बहुत रैपिडली होता है, क्योंकि एसोसिएशन उतना टाइट नहीं होता। फटाफट से प्रोटीन खुलते हैं, डीएनए खुलता है, डबल होता है, दूसरी सेल में चला जाता है, फिर डीएनए खुलता है, डबल होता है, दूसरी सेल में चला जाता है। समझ में आ गया। लेकिन यहां पर जो चीज गड़बड़ है वो है यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर डीएनए ना होके कौन सा डीएनए होता है, लीनियर डीएनए होता है। इसके अलावा जनरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन ये और चीज बता रही हूं, जो जर्म सेल होती हैं, जैसे आपकी स्पर्म है, आपकी एग है, इनके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। हैप्लॉइड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। हैप्लॉइड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक। अब यहां पर जो डीएनए होता है वो हिस्टोन के साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म में मौजूद होता है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक तरीके का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसके लिए कुछ बॉल्स की जरूरत पड़ेगी। वो बॉल्स में, एक मिनट है, ये जो था देखिए इसमें बॉल्स नहीं मिल रही, चलिए ठीक है, हाँ मैं लेके आती हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज कि जो डीएनए है, डीएनए यहाँ पर हिस्टोन, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। हिस्टोन मतलब कि यहाँ पर कौन सा प्रोटीन मौजूद है, मेनली तो हिस्टोन है। इसके साथ साथ लाइसिन और आर्जिनिन प्रोटीन प्रेजेंट है, जो कि बेसिक प्रोटीन है, ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक प्रोटीन है और ये डीएनए की एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। अब इनके अंदर स्ट्रक्चर कैसे मौजूद होता है ये समझिए। पहले यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, मतलब कि हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम। और जो है आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल को एक साइंटिस्ट ने दिया था, नाम है कॉरनबर्ग और थॉमस। हाँ, जो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है इट वाज गिवन बाय न्यूक्लियोसोम मॉडल, कॉरनबर्ग ने दिया था, जो है गिवन बाय कॉरनबर्ग, और एक और साइंटिस्ट थे, थॉमस थे, मेरे को नाम क्लियर नहीं, मैं देख लेती हूँ, आर.डी. कॉरनबर्ग एंड जे.ओ. थॉमस इन 1974, है ना। आर.डी. कॉरनबर्ग एंड जे.ओ. थॉमस इन 1974, है ना, ये चीज है। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल में क्या कहा गया था कि जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है उसमें 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, 5 टाइप के हो गए। अब यहां पर क्या होता है कि 4 ऑफ देम यानी H2A, H2B, H3 एंड H4 अकर इन पेयर, मतलब कि यहां पर ये जो 4 होते हैं
ये नंबर मैं बॉल लेके आई हूँ, है ना। ये जो 4 होते हैं ये पेयर में मौजूद होते हैं, H2 H3 जैसे ये, है ना। ये देखिए ये आपके ऐसे पेयर में मौजूद है ना। ये जैसे आपका H2A H2B और H3 H4, है ना। ये हो गया, ये आपका 4 पेयर में मौजूद है, मतलब कि ये 4 है और ऐसा का ऐसा ही 4 कॉम्बिनेशन नीचे लगा होता है। पेयर मतलब क्या, जोड़ा, जैसे H2A का जोड़ा, मैं इसमें लिख देती हूँ H2A H2B H3 H4, है ना। ये हो गया। अब सेम इसी तरीके का कॉम्बिनेशन नीचे भी होता है ना। ये पूरा बन गया ऑक्टामर। ऑक्टामर मतलब कि 8, ठीक। तो ये 4 और ये 4 8। अब क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाया, ऑक्टामर। मेरे पास 4 ही हैं, एक बॉल मैंने बीच के लिए रखी हुई है, बताती हूँ मैं कैसे होगा, ठीक है। अब ये ऑक्टामर यानी कि ये 8 कॉम्बिनेशन, है ना। ये पैक है बिल्कुल आपस में, वो जो नीचे का 4 है ये 4 है, ठीक है। ये पूरा क्या कहलाता है आपका ऑक्टामर। ये आपका ऑक्टामर हो गया, या इसको न्यू बॉडी या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो है ये पूरे ऑक्टामर पे डीएनए लपटा हुआ रहता है, ठीक है। चल मैं मेरी जो चुन्नी से समझा देती हूँ। यानी कि जो डीएनए है वो इस तरीके से लपटा रहे, यानी कि नीचे का 4 भी ध्यान रखिएगा, है ना। अब क्या होता है कि डीएनए इस तरीके से लपटा रहता है। अब मैं जो है इस पूरे पे लपेट रही हूँ। कितने राउंड लपटता है, 1 3/4, यानी कि ये एक पूरा कॉइलिंग, और जो है इसको ऐसा समझिए, ये थोड़ा सा पकड़ने में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना। ये देखिए इसमें ये, अब मैं एक ही बॉल से समझाती हूँ आपको, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगी, है ना। ये देखिए यहाँ पर मतलब वो आप पानी की 4 और ये 4, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही उन चारों पे ये हमारा जो है डीएनए कॉइल हो रहा है ना। ये फर्स्ट राउंड चल रहा है, वन राउंड, है ना। ये 1 राउंड कंप्लीट। अब ये 3/4 जैसे ही पे आता है ये दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ मतलब कि अब नया ऑक्टामर लगेगा। अब ये नया ऑक्टामर से लग गया, ठीक है। ये नया ऑक्टामर, जैसे मान लो कि ये 8 है, ये नया ऑक्टामर से बढ़ गया। समझ में आ रहा है आपको, ये ऐसा, है ना। तो क्या हुआ कि 8 इधर, 1 कॉइलिंग, पहले 8 प्रोटीन, है ना, पेयर में, एक कॉइलिंग, 3/4 कॉइलिंग हुई थी, इतने में डीएनए बाहर आ गया और फिर नए ऑक्टामर से लग गया। तो आप ये पूछोगे कि मैडम ये जो H1 था ये कहाँ चला गया। ये जो H1 था ये यहां बीच में लगेगा, ठीक है। यानी कि एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में H1 लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है एक H1 है ना, सॉरी 8 का पेयर, उस पे कॉइलिंग, 1 कॉइलिंग और पूरी कॉइलिंग होने वाली थी, इतने में डीएनए खुल के बाहर चला गया, ठीक है। इसको ये जैसे ये बॉल है ना। अब इस बॉल पे एक कॉइलिंग पूरी और ये 3/4 कॉइलिंग होने वाली थी, तो ये चला गया, ठीक है। अब ये ऑक्टामर इधर फिर, और ये ऑक्टामर पे क्या हुआ कि फिर वही ये कॉइलिंग और ये 3/4 होने वाली थी, फिर ये बाहर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एसोसिएटेड रहता है। और ये जो लिंकर है H1 ये बीच में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या कहा गया, अबाउट 166 बेस पेयर इज रैप्ड ओवर न्यू बॉडी या न्यू बॉडी फॉर 1/3 टर्न टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, ठीक है। यानी कि इस न्यूक्लियोसोम के अंदर पहले 1 टर्न और 3/4 टर्न, इसमें टोटल कितने बेस पेयर आ जाते हैं, 166 बेस पेयर आ जाते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका एनिमेटेड वर्जन आप यूट्यूब या कहीं भी देख सकते हैं। मैं एनिमेटेड वर्जन नहीं बना सकती, इसलिए मैंने अपने हिसाब से समझाया है, ठीक है। तो यहां पर ये न्यूक्लियोसोम है और डीएनए कनेक्टिंग बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम ये, एक न्यूक्लियोसोम ये, इसके बीच का कहां गया ये डीएनए कनेक्टिंग 2 एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड लिंकर डीएनए, इज कॉल्ड लिंकर डीएनए और मार्कर डीएनए, है ना। इट बियर्स, ये जो लिंकर, ये जो बीच का डीएनए, सॉरी ये जो बीच का डीएनए है, यानी ये जो बीच का डीएनए गया था इस न्यूक्लियोसोम से, ये कहलाएगा आपका लिंकर डीएनए, ठीक है। इट बियर्स H1 हिस्टोन प्रोटीन विच इज कॉल्ड
मार्कर और प्लगिंग प्रोटीन, ठीक है। मतलब ये जो H1 होता है इसको हम और क्या नाम देते हैं, मार्कर या प्लगिंग प्रोटीन, प्लगिंग प्रोटीन, ठीक है, समझ में आ गया। और न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने दिया था, कॉरनबर्ग और जे और थॉमस ने, और ये वेल एक्सेप्टेड मॉडल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो डीएनए का कॉम्पैक्शन है वो बहुत टफ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डीएनए पे इधर 4 के ऑक्टामर, 4 का सेट, फिर डीएनए की कॉइलिंग, फिर 3/4 कॉइलिंग पे डीएनए बाहर निकला, जो बाहर डीएनए निकला उसको हमने क्या कह दिया, लिंकर डीएनए, और वो जाके फिर किसी ऑक्टामर से कॉइल हुआ और उसके बीच में जो स्टोन था वो H1 था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहां पर एक हम समरअप कर लेते हैं, जो प्रोकैरियोट है उसका जो डीएनए होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है, और यूकैरियोट्स का डीएनए जो होता है वो लार्ज होता है। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए है, इसमें लीनियर डीएनए है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ शायद कुछ मिसिंग हो रही है जो मुझे लग रहा है, हाँ, तो इस तरह की जो कॉइलिंग है, हाँ, ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए थी, चलो यहाँ पर है, ठीक है, ठीक, सर्कुलर डीएनए है, लीनियर डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने कहा कि इनमें हैप्लॉइड है, यानी कि क्रोमोसोम पेयर में मौजूद नहीं है, यहाँ पर डिप्लॉइड है मैक्सिमम, ठीक है। केवल स्पर्म, एग सेल या जो जर्म सेल्स हैं उनमें इस तरीके का आपको हैप्लॉइड नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हिस्टोन नहीं है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ पर हिस्टोन की जगह कौन से प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीअमीन्स, पॉलीअमीन्स होते हैं जो कि बेसिसिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ये जो कॉइलिंग होती है डीएनए की प्रोकैरियोट्स में वो कौन सी है, प्लेक्टोनीम कॉइलिंग, यानी कि इसमें इस तरीके का सर्कुलर कॉइलिंग है और सिर्फ बीच बीच में पॉलीअमीन्स पड़े हुए हैं। और जो आपका यूकैरियोट है उसमें कौन सी कॉइलिंग है, टोरॉइड कॉइलिंग, यानी कि इतनी टफ टाइप की कॉइलिंग है। तो यहाँ पर ये जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब ये हमारा 4th यूनिट का जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है ये कंप्लीट होता है। सिर्फ 4th यूनिट में हमारा बहुत लिमिटेड टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें म्यूटेंट है, माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसपोजन और प्लाज्मिड का थोड़ा सा पार्ट है, तो वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 5th यूनिट कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू और बहुत सावधान रहिए, टेक केयर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।